तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग 9 तारीख के शिफ्ट नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं। और आज भी मैं आपको बताता हूं, आज भी कई सारे नए चीज ऐसे होंगे जिसको मैं आपको सिखाने वाला हूं। और आज ये क्लास को शुरू करते हैं। पूरे के पूरे 25 सवाल यानी कि शिफ्ट नंबर 4 के सवाल को सॉल्व करेंगे। और ये 9 तारीख के आज का लास्ट होगा, तो ये 9 तारीख के आज लास्ट के खत्म हो जाएंगे। तो इसका पूरा वीडियो मैं एक बना करके डाल दूंगा, ठीक है। तो आज ये क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास हमारे सामने ज्योमेट्री से मैंने लिया है ताकि यहां पर आपको कुछ चीजें मदद हो जाएंगे। देखिए सवाल मेरा, तो आज ये पहला सवाल को देखते हैं। मतलब सवाल तो ऐसे 18 नंबर है, तो यहीं से मैंने आज को शुरुआत किया है ताकि आपको चीजें आसानी हो जाएगा। सवाल मेरा क्या कहता है उसको समझने का प्रयास करते हैं। सवाल कहता है कि त्रिभुज एक्स वाई जेड में एक कोई त्रिभुज है एक्स वाई जेड, कॉमा दे रखा कि एंगल y बराबर 90 डिग्री है और y एन एक्स जेड के लंबवत है। y एन एक्स जेड के लंबवत है, ये फिगर बनाएंगे तो पता चलेगा। यदि एक्स वाई बराबर 30 सेंटीमीटर और एक्स जेड बराबर 34 सेंटीमीटर हो तो वाई एन का मान क्या होगा। वाई एन का मान पूछा गया है। तो सबसे पहले एक फिगर को ड्रॉ करते हैं हम लोग। एक्स वाई जेड जिसमें एंगल y बराबर 90 है, तो मतलब y बराबर 90, तो इस प्रकार से मेरा फिगर बन जाएगा। अभी फिलहाल के लिए मैं बात करूं तो इस प्रकार से, तो ये y मेरा होगा, ये 90 होगा यहां पर, ठीक है। तो ये मेरा x हो गया, y हो गया और ये हो गया z आपका, ठीक है। ये हो जाएगा आपका z। अब जैसे सवाल कहा गया उस प्रकार से कामों को करते हुए चलेंगे। तो ये मेरा 90 हो गया, ठीक है। उसके बाद वाई एन एक्स जेड के लंबवत है, यानी कि ये तो मेरा एक्स जेड है, तो वाई एन यानी कि यहां से एक बिंदु मिला है जिसका नाम दिया गया है। आपको इस बात को याद रखना है। यहां से हम कलर को चेंज कर देते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से पता चले यहां पर। और ये मेरा एन है जो कि 90 डिग्री बन रहा है, यहां पर लंबवत है, ठीक है। और यदि एक्स वाई बराबर 30 सेंटीमीटर, यानी कि ये तो वाई है, याद रखिएगा ये चीज वाई है, ठीक है। ये मेरा 30 सेंटीमीटर दिया गया है और y एक्स जेड यानी कि एक्स जेड ये यहां से ये पूरा वैल्यू दिया गया है, ठीक है। कितना दिया गया? 34 दिया गया। ये पूरा का वैल्यू 34 दिया गया है, ठीक है, यहां तक का वैल्यू। तो पूछ रहा कि वाई एन का मान कितना होगा। वाई एन का मान कितना होगा, ये वाला वाई एन का मान कितना होगा, ठीक है। तो यहां पर नियम कानून थोड़ा सा कुछ होता है। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आपको इस तरीके से चीजें दिखे और आपको इस चीज का वैल्यू पता करना है कि वाई एन का वैल्यू कितना होगा, यानी कि ये इसका, तो वाई एन का वैल्यू निकालने के लिए दो चीजें होता है। एक चीज क्या होगा, जब इस वाले जो इसमें दो भागों में तोड़ा है ना, ये भाग और ये भाग दो भागों में तोड़ा है, तो या तो इसका दोनों का मान अगर आपको दिया गया है तो आप एक तरीके से निकाल सकते हैं कि एक्स एन गुना वाई जेड और इसका कर देते हैं हम लोग अंडर रूट, ठीक है। ये तो वाई एन निकालने का तरीका है, बीच में गुण इंटू का फॉर्म है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये इंटू का फॉर्म है, ठीक है। यानी कि एक्स एन गुना वाई जेड का अंडर रूट लेते हैं, ठीक है। और एक फॉर्मूला इसी का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है कि जब आपको इस टुकड़े में मान न दिया जाए, पूरी मान दे देगा इधर उधर, तब क्या होता है, तब होता है P गुना बी बटे एच, यानी कि P का लंब गुना आधार बटे ऊंचाई, ये होता है। तो अब आप अगर थोड़ा सा फोकस करेंगे तो ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल निर्माण कर रहा है कि नहीं कर रहा। आप बोलेंगे सही भैया ये तो कर रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसका मान 30 है और इसका मान कितना दिया गया 34। इसका मान निकाल पाएंगे आप, बिल्कुल निकाल पाएंगे, लेकिन इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं ताकि चीजें हमको आसान हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से अगर मैं इसको काटने का प्रयास करेंगे, देखिए यहां पर 2 से इसको काटेंगे तो ये 15 बार में जाएगा, 2 से काटेंगे तो 17 बार में, तो 8 15 17 ट्रिपलेट बनता कि नहीं बनता। 8 15 17 ट्रिपलेट बनता है, ये चीजें आपको पता होगा, ठीक है। 8 15 17, यानी कि ये भुजा अगर 15 है मेरा, ये भुजा 17 है, तो ये नीचे वाला कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, लेकिन 8 नहीं होगा क्योंकि 2 से हमने काटा है। 15 का 2 गुना है, 17 का 2 गुना है, तो 8 का भी 2 गुना, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16। अब हमने इसको क्यों किया ऐसा, ये भी तो आपको दिमाग में आ रहा होगा भैया कि हम ट्रिपलेट का मान क्यों निकालेंगे। हम मान को इसलिए निकाल रहे हैं ताकि हमें यहां पर जो ये दिया गया ना, इसका मान हमें पता नहीं है, दो अलग अलग, तो दो अलग अलग पता नहीं है, तो ये कंडीशन तो मेरा फेल हो गया ना। तो इसी कंडीशन को अप्लाई करते हैं, क्योंकि यहां पर इस पूरे का मान आपको पता है 34 और इसका भी मान पता है, तो इसका निकाल देंगे तो वो मान निकल जाएगा, ठीक है। तो ये दिमाग में बहुत जल्दी काम होगा, यहां पर समझाने में टाइम लग रहा है। तो अब हम वाई एन निकालने के लिए इसका इस्तेमाल कर देंगे, वाई एन निकालने के लिए इस्तेमाल कर देंगे। तो पी मेरा क्या है, P मेरा ये 15 है, माफ कीजिएगा, P मेरा कितना है, तो P मेरा 30 को लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। P 30 हो जाएगा, P मेरा 30 है। उसके बाद B, तो B कितना है मेरा 16 है, तो 16 बटे H मेरा कितना है 34 है, तो 34 वाले को लेंगे, ठीक है। ये तो मैंने सॉल्व करने आसान करने के लिए 2 से काट दिया। और आप भी ऐसा हमेशा कीजिएगा कि जब भी वैल्यू बड़ा रहे तो काट के छोटा करके उसको
कंपैरिजन में कर देना होता है। ठीक है, अब इसको अगर मैं काटूं तो 2 से चल जाएगा 17 बार में, 2 से चल जाएगा 8 बार में, तो 8 या 24 यानी कि यहां पर हो जाएगा 240 बटे यहां पर 17, तो ये yn का वैल्यू हो जाएगा, यानी कि ये जो भुजा गया था ना इसका वैल्यू हो जाएगा 240 बटे 17। जहां पर आपको दिख रहा है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा ये वाला, देखिए 240 बटे 17। ठीक है, यहां तक आपको कोई परेशानी, किसी प्रकार की दिक्कत, उम्मीद करें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा इस सवाल में। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आ जाते हैं। था अकेला, आज फिर हम लोग डायग्राम से ही सवाल को शुरू करते हैं। और इस सवाल को मैं गारंटी कहता हूं कि अगर आपने क्लासेस को किया है ना तो आप सिर्फ इसको देखेंगे और इसको बना लेंगे। ठीक है, मैं आपको हिंट देता हूं, बाकी इस सवाल को आप खुद कर कीजिएगा। ठीक है, कि नीचे दिए गए तालिका में 2 कंपनियां में 5 वर्षों की बिक्री को दर्शाया गया है, पूरा बिक्री को दर्शा रहा है। और इसमें L1 में, मतलब ये मेरा L1 हो जाएगा, ये L2 मान के आपको चलना है ताकि चीजें आसानी। L1 में क्या कहता है कि सभी वर्षों में A और B की कुल बिक्री के बीच का अंतर, सभी में A और B के कुल का बिक्री का अंतर, यानी कि A का भी मान को यहां पर जोड़ लेंगे और B का भी मान को जोड़ लेंगे और उसका अंतर को लेना है। A2 बोल रहा है, A2 बोल रहा है कि सभी वर्षों में A की औसत बिक्री का मूल्य, A2 में सभी वर्षों में A की बिक्री का औसत मूल्य। ठीक है, पूछा क्या जा रहा कि L1 अनुपात L2 का वैल्यू क्या होगा, तो चलिए मैं इसको कर देता हूं। ठीक है, तो पहला वाला में क्या कहता है कि A और B में जो जितने भी बेचे गए ना उनका बीच का अंतर कितना होगा। ठीक है, उनके बीच का अंतर आपको लेना है यहां पर। तो देखिए अगर मैं सबको जोड़ दूं यहां पर तो किस प्रकार से जोड़ेंगे समझने का कोशिश कीजिए। अगर इसका 3 को ले लीजिए, 3 3 5 8 8 7 15 15 6 21 21 4, यहां पर 25 हो जाएगा, 2500। ठीक है, 2500, 50 50 50 50 50, 2500 और 250, तो 25 और 2 हो जाएगा 2700, यानी कि 2750 यहां पर हो जाएगा, तो यहां पर 2750 हो जाएगा। इतनी सी बात आपको समझ में आ गया। उसी प्रकार से इसको भी जोड़ देंगे तो 11 8 19 19 से 20 8 28 28 और 3 हो जाएगा आपका कितना 31 31 और 2 हो जाएगा 3300। ठीक है, और 1 2 3 4 5 तो 250 फिर यहां पर जुड़ जाएगा, तो 3500 3550 हो जाएगा, 3550 3550 हो गया। इतनी सी बात आप समझ गए। यहां पर भी एक जीरो आ जाएगा ना, 3550 हो रहा है। ठीक है, अब A1 में क्या चाहिए, A1 में बिक्री में बीच का अंतर चाहिए होगा, तो अंतर कैसे निकालेंगे, तो इस बड़का छोटका को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा अंतर। अगर आप देखेंगे तो अंतर कितना जो 50 से 50 घट जाएगा, मतलब 17 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 17 में मतलब 3500 में सीधा बात देखिए ना, यहां पर बच रहा है आपका 800। ठीक है, 800 बचेगा, इसका अंतर कितना बचेगा 800। ठीक है, 800 हो जाएगा। अब दूसरा नंबर क्या पूछ रहा है कि सभी वर्षों में ए की औसत बिक्री का मूल्य, अब सभी वर्षों में ए का इतना, ए ने टोटल कितना बेचा 750 मतलब बिक्री किया है। ठीक है, उसके बाद इसका औसत पूछ रहा है, तो औसत यानी कि कितने व्यक्ति कितना है 1 2 3 4 5, तो बटा 5 कर देंगे, 5 से इसको काटिए, 5 पचे 25, 2 बचेगा, 5 पचे 25 1 0, 550, यानी कि पहला तो 800 आ गया अनुपात 550। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 से अगर काटे आप तो 5 से 16 बार में जाएगा, 5 से जाएगा 11 बार में, तो 16 अनुपात 11 इसका सही उत्तर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा भैया, एक बात को समझिए, 16 अनुपात 11, यानी कि 16 अनुपात 11 कहीं दिख रहा है आपको, माफ कीजिएगा 16 अनुपात 11, ये वाला आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, 16 ऑप्शन नंबर सी राइट। ठीक है, उम्मीद करें ये छोटी सी बात आप समझ पाए होंगे, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं इसका दूसरा नंबर सवाल, और भी आसान सा सवाल। देखिए अब इस सब सवाल बहुत ज्यादा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप अगर लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं मेरे साथ में, तो मैं आपको गारंटी कहता हूं कि इस सवाल को आप आराम से बना के चले जाएंगे। ठीक है, जो सवाल टफ जाएंगे उसको मैं करा दूंगा, बाकी जिस लगातार करते आ रहे हैं तो आप एक बार इसे खुद करने की कोशिश करें, फिर ना हो तो देखिएगा सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन देखना उतना जरूरी नहीं है, ज्यादा जरूरी है आपका क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करना। ठीक है, ए द्वारा रेफ्रिजरेटर का उत्पादन और ई द्वारा रेफ्रिजरेटर के उत्पादन में कितना परसेंट है। ए द्वारा रेफ्रिजरेटर का उत्पादन और ई द्वारा रेफ्रिजरेटर के उत्पादन का जिसके बाद का लिखा जाएगा ना उसका वैल्यू को नीचे रखिएगा, हमेशा मैंने कहा है, यानी कि ई का उत्पादन जो भी रहेगा वो मेरा नीचे रहेगा और ए रहेगा, अब प्रतिशत में बदलेंगे तो 100% से गुना कर दीजिए बस। अब यहां पर यही ढूंढना कि ए का वैल्यू कहां है, तो ए मेरा इतना यहां पर है, ए ने कितना 300, तो 300 ऊपर रहेगा। ठीक है, उसके बाद ई मेरा यहाँ पर था 60 बेचे हैं, 60 प्रतिशत में बदलने के लिए जिंदगी में हमेशा याद रखिए कि 100% से गुना करना पड़ता है चीजों को। 1 0 से 1 0 कट गया, 6 पंचे 30 50 और 1 0 यहाँ पर, यानी कि 500 प्रतिशत, कितना प्रतिशत 530 का आंसर हो जाएगा 500%। इतनी सी बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और उसी सवाल का ये था, मतलब मैंने इसको छोड़ दिया। ठीक है, उसी सवाल का ये था 24 नंबर सवाल, तो कि नीचे दिए गए दंड आलेख में 6 कंपनियों द्वारा रेफ्रिजरेटर का उत्पादन दिया गया है और उसके बाद ये कंडीशन दिया गया था। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अब इस सवाल को आप आराम से निकाल लेंगे, अगर आप चाहते हैं ना तो इस सवाल को आराम से निकाल लेंगे। कैसे, इसको देखिए सवाल मेरा क्या कहता है, इसके पीछे भी कुछ दिया गया, बिल्कुल दिया गया है कि नीचे दिया गया दंड आलेख में 6 अलग अलग स्कूलों में एल एम एन पी क्यू और आर में 2 खेलों के भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या दर्शाया गया है। ठीक है, 2 खिलाड़ी लिया गया, एक डी है और एक ई है। उसके बाद सभी स्कूलों में डी में भाग लेने वाले खिलाड़ी की कुल संख्या सभी स्कूलों में ई में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की कुल संख्या का कितना % है, यानी कि ई वाला रह जाएगा मेरा नीचे और डी रह जाएगा ऊपर। अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना, तो दोनों को जोड़ दीजिए। डी वाले यानी कि डी का मान को टोटल जोड़ना होगा आपको, तभी तो आप बता पाएंगे। तो डी को जोड़ दीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, डी डी मेरा ब्लू वाला है तो जोड़िए। देखिए कैसे जोड़ेंगे, 9 9 8 17 9 9 7 16 16 6 कितना हो जाएगा, 16 6 22 22 और 8 हो जाएगा आपका 30 30 और 5 हो जाएगा 35 35 और 11 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 35 और 11 36 36 10 46 46 यानी कि 460, यहाँ पर 460 हो गया। उसके बाद इसका आगे वाला को जोड़ दीजिए, 2 8 2 10, यहाँ पर देखिए 8 2 10 10 6 हो जाएगा 16 16 और 8 24 24 और 4 28 28 और कितना बचा है 28 और यहाँ पर 0 यानी कि 28 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 8 और यहाँ पर 6 2 8 और यहाँ पर 4, तो 488 हो जाएगा ये वाला, यानी कि डी का वैल्यू कितना आ गया 488। ठीक है, उसके बाद ई का वैल्यू को उसी प्रकार से आप जोड़ दीजिए सभी को। ई को हम यहाँ पर इसको मिटा देते हैं ताकि अब चीजें आसान हो। ई वाला यानी कि ये वाला छूटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो 14 को उठा लीजिए, 14 14 और 10 हो जाएगा 24। ठीक है, 24 और 8 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 24 24 और 6 30 और 2 32 32 और 10 यहाँ पर 42 हो जाएगा, 42 और यहाँ पर 9 बचेगा, तो 42 और 8 हो जाता है आपका कितना 50 और 1 51 51 और यहाँ पर 11 हो जाएगा 62 51 और 11 52 52 और 10 62 62 का मतलब 620 हो गया। उसके बाद राइट साइड वाला जोड़ेंगे तो यहाँ पर 6 और 2 8 हो गया, 8 हो गया और 8 और यहाँ पर 2 हो गया 10 हो गया, 10 और 4 हो गया 14 14 और 6 हो गया 20 20 और 8 हो जाएगा आपका 28। तो 28 इस प्रकार से होगा, ये 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा 6 यानी कि 648 हो जाएगा ये वाला। तो 648 यहाँ पर करेंगे तो 648 मेरा ई का वैल्यू नीचे रहेगा, ये ऊपर रहेगा, तो 688 बटे 488 माफ कीजिएगा बटे 648 इंटू 100%। अब यहाँ पर कैलकुलेशन का खेल आपको समझना पड़ेगा। कैसे समझना है कि सभी चीजें 142 तो ये तो होगा नहीं, क्यों, जब भी इसको इससे भगा देंगे तो ये इससे छोटा नंबर है। तो यार देखो अगर मैं 100 को हटा दूं ना परसेंटेज को, तो ये छोटा नंबर है यानी कि 100 से ज्यादा तो होगा नहीं, 100 से नीचे ही होगा। तो ये वाला और ये वाला का खेल तो खत्म हो गया। ठीक है, भगा करने के तरीके को समझ लिए। 600 से अगर इसको भगा करेंगे तो छोटा ही नंबर बनेगा, कोई उपाय ही नहीं। ठीक है, उसके बाद अगर आप एक स्टेप देखना चाहें, अगर मैं इसको छोटा करूं थोड़ा बहुत और नहीं भी कीजिएगा तो चलेगा, अगर नहीं भी कीजिएगा तो चलेगा। अगर 2 जीरो आप यहां पर लगाते हैं, 2 जीरो यहां पर लगाते हैं, पहले एक काम कीजिए, 2 जीरो अगर आप इसके 2 जीरो यहां बगल में लगा दीजिए। ठीक है, 2 जीरो अगर मैं यहां पर लगा दूं और इसको 6 को अभी छोड़ दें, 6 से हम इसको भगा करेंगे तो 6 से कितना बार में जाएगा ये 48 है, तो 6 6 6 7 42 6 8 48 6 नाम 54 तो ज्यादा हो जाएगा ना, 6 नाम 54 यानी कि 9 वाला तो आएगा नहीं, 2 ही बचा, तो 9 का तो आने का चांस है ही नहीं, तो ये भी मेरा गलत हो जाएगा। अर्थात 6 से अगर 7 बार देंगे तो 6 7 42 42 बनेगा, यानी कि 42 बनेगा तो कट जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। जब इसके पूरा आप भाग दीजिएगा तो आपको यही मिलेगा। तो आपको पूरा भाग देने का जरूरत नहीं है, आपको ऑब्जर्व करना है कि चीजें देखो यार, ये छोटा वैल्यू ये बड़ा, तो 100 से 100 तो होगा नहीं, 100 ज्यादा होनी। अब दोनों चांस है, तो आप एक चीज यहां पर 48 को मान लेते हैं कि इसको अगर 6 से मैं भगा करूं तो ये कितना बार में जाने की चांसेस है, तो 6 8 48 ज्यादा हो जाएगा, 6 8 48 6 8 48 भी हो जाएगा। तो यहाँ पर पूरे को लेना है तो 6 7 42 ही मान के चलिए, क्योंकि 6 नाम 54 तब का ज्यादा हो ही जाएगा, 6 नाम 54 तो हम ले ही नहीं सकते, है कि नहीं। तो अब इस तरीके से आपको चीजें करना है, तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो अगला सवाल पर बात करते हैं, आ जाइए। ठीक है, अब इस सवाल को देखते हैं। देखिए ये सवाल मेरा क्या कहता है इस प्रकार से। ठीक है, और एक देखिए इस सवाल को देखते हैं। ये सवाल मेरा क्या कहता है कि नीचे दिया गया दंड आलेख में 5 महीनों में 2 दुकान S1 और S2 द्वारा बेची गई पुस्तकों की संख्या को दर्शाता है। S1 और S2 में पुस्तकों की संख्या को दर्शाया गया है। S1 मेरा ये सब S1 है ब्लू वाला, और रेड मेरा S2 है, ऊपर जिक्र किया गया। आगे देखिए, आगे पूछ रहा है कि J1 में सभी 5 महीनों में S1 और S2 द्वारा बेची गई पुस्तकों की कुल संख्या। कंडीशन अच्छा ये क्या, J1 प्लस J2 चाहिए। ठीक है, J1 प्लस J2। पहला कंडीशन क्या है कि
5 महीने में S1 और S2 में जितना बेचा गया सबकी कुल और सभी 5 महीनों में S1 द्वारा बेची गई पुस्तक की कुल संख्या और सभी 5 महीनों में S2 द्वारा बेची गई पुस्तक की कुल संख्या के अंतर, मतलब पहला वाला में दोनों का योग और दूसरा वाला में दोनों का अंतर। तो सभी को जोड़ दीजिए आप। S1 को सबसे पहले जोड़िए, देखिए 50 और 40 हो जाएगा 90, 90 और 20 हो जाएगा 110, 110 और यहां पर ये हो जाएगा 15 5 20 130, यानी कि S1 का वैल्यू कितना हो गया 130 हो गया। ठीक है, 130 S1। उसके बाद अगर मैं S2 की बात करूं, अगर S2 की बात करूं तो कैसे होगा, जोड़ देते हैं। देखिए 10 पर जोड़ेंगे तो देखिए लाल वाला को जोड़ना है, यानी कि 5 और 10, यहां पर 15 हो जाएगा, 15 होगा, 15 और यहां पर 5 20 हो गया। अरे ये थोड़ी है यार, 10 5 15, 15 और 5 20, 20 और 20 40 हो जाएगा, 40 और 30 70 हो जाएगा, 70 और 60 70 30 100 130, इसका भी वैल्यू आएगा 130। ठीक है, अब पहला कंडीशन दोनों का योग बोला है तो 130 लेंगे, पहला का कंडीशन 260 हो जाएगा, 130 और 130 260। और दूसरा नंबर में 5 महीनों में दोनों का अंतर को बोला गया तो 130 में 130 को घटा देंगे तो 0 बचेगा, अर्थात इसका सही उत्तर कितना हो जाएगा 260 ही इसका सही उत्तर रहने वाला है, 260, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करें ये भी चीज आप समझ पाए होंगे। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए ये सवाल किस प्रकार से है, ये मेंसुरेशन का सवाल यहां पर बन रहा है कि यदि एक घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घन की आयतन क्या होगा। तो घन का आयतन बराबर आपको क्या फॉर्मूला होता है, क्यू। घन के आयतन बराबर क्या फॉर्मूला होता है, ए क्यू। तो आपका ए का मान पता करना होगा। ठीक है, ए का मान आपको पता करना होगा। तो ये देखिए यदि एक घन की कुल पृष्ठ क्षेत्रफल इतना दे दिया गया है तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है। तो आप बोलेंगे भैया देखो 6a² होता है घन की कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला, और इसी का मान कितना दे रखा है 6a², इसका मान कितना दे रखा 384। तो 384 यहां से हम ए का मान को निकाल लेंगे, क्योंकि क्यूब आयतन निकालने के लिए हमें ए का मान चाहिए, क्योंकि आयतन बराबर यही तो फॉर्मूला होता है। आयतन, घन का आयतन बराबर क्या फॉर्मूला होता है, घन का आयतन बराबर तो यही होता है ए क्यू। तो बोलेंगे सही बात है। अब इसको सॉल्यूशन अगर आप करेंगे ना तो देखिए 6a² को अगर रहने देते हैं तो ये 6 मेरा नीचे चल जाएगा, और 6 नीचे जाएगा तो ये भागा में जाएगा, तो 6 छक 36, 6 बार में 2 बचेगा, 6 चौके 24, तो यहाँ पर 64 आ जाएगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर देखिए अगर 384 को ऐसे ही 384/6 तो 6 चौक 36 जाएगा, 2 बचेगा, फिर 2 बचेगा तो 24 बन जाएगा, 6 चौके 24 यानी कि 64 बार में काट देगा। अब इधर स्क्वायर है तो उधर रूट चढ़ेगा, तो 64 का रूट चढ़ने वाला है, तो 64 का रूट कितना होता है 8 गुना 8 8 8 64, तो यानी कि इसका वैल्यू कितना हो गया 8 हो गया। 8 वैल्यू किसका हो गया, ए का वैल्यू आपका 8 हो गया। ठीक है, अब आयतन चाहिए, आयतन बराबर क्या फॉर्मूला होता है ए क्यू। तो ए का वैल्यू 8 है तो उसके ऊपर में क्यू चढ़ जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाता है 512 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन बोला है तंत्रिम में क्यू, 8 का क्यूब आपको पता होगा कितना होता है 512, 8 8 64, 8 छक 48 और ठीक है 512 ही होगा ना। 8 का क्यूब बराबर कितना, 8 का स्क्वायर करेंगे तो सबसे पहले यहां पर देखिए 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, फिर 8 को जोड़ दीजिए तो 8 छक 48 480 और अब 32 यहां पर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2 4 11 5 512 ही होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उम्मीद कर रहे हैं आपको ये चीजें याद होना चाहिए कि 8 की क्यूब बराबर 512 होता है। ठीक है, अगला सवाल पर देखिए, ये बातें समझ गए ना, इस बात को सवाल को समझ गए ना। सवाल में घन की कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर दे रखा था और आयतन पूछा था, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर आपको पता है कि 6a² होता है, हमको पता है। तो 6a² का मान दिया गया है इतना, तो इसके बराबर कर दिया, तो यहां से हमें ए का मान पता चल गया, और ए का मान पता चल गया तो घन का आयतन बराबर क्या फॉर्मूला होता है ए क्यू होता है, तो ए की जगह पर उसका वैल्यू को रख दिया तो आयतन निकल गया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं। चलिए अब इस सवाल को देखिए, बहुत बेहतरीन सा सवाल है। क्या कहता है कि सवाल कि दो संकेंद्री वृत्त की त्रिज्याएं x सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर है। दो संकेंद्री वृत्त का मतलब क्या है, दो संकेंद्री वृत्त मतलब एक वृत्त के अंदर दूसर का वृत्त। ठीक है, इसका मतलब यही होता है कि एगो ऐसा वृत्त गया है, ऐसा वृत्त गया है, और इसी के अंदर में और एगो वृत्त है, इसी को कहते हैं हम लोग संकेंद्री वृत्त। ठीक है, इसको थोड़ा सा और बड़ा हम खींचेंगे अभी। चलिए, दो संकेंद्री वृत्त है। ठीक है, इस प्रकार से आगे अगर पढ़िएगा तो पता चलेगा क्या कि P और S बड़े वृत्त की बिंदु है, यानी कि P और S बड़े वृत्त की बिंदु है। तो बड़ा वृत्त यहां पर ले लेंगे हम P और S, यानी कि यहां पर मान लेते हैं कि ये मेरा P है और ये मेरा S है। ठीक है, ये बड़ा वृत्त है, P और S है, बड़ा वृत्त। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उसके बिंदु है। और Q और R छोटे वृत्त की बिंदु है, तो Q मेरा यहां पर हो जाएगा और R मेरा यहां पर हो जाएगा। तो Q और R ये छोटे बिंदु है, छोटे वृत्त का बिंदु है।
क्यू आर छोटे, यदि पी क्यू आर एक सीधी रेखा है, पी क्यू आर एस यानी कि सभी को मिला दिया गया है, पी क्यू आर एस एक सीधी रेखा है, तो यहां पर ले लीजिए, इसको सीधी कर देते हैं हम यहां पर, ठीक है, इसको मिटा देंगे यहां पर। तो ये एक सीधी रेखा पर है, तो सीधी रेखा पर जैसा कहा गया वैसा किया हमने, ठीक है। उसके बाद यदि सीधी रेखा पर है और क्यू आर बराबर 40 सेंटीमीटर, यानी कि क्यू आर यानी कि ये वाला वैल्यू जो है ना, ये 40 दे रखा है। कौन वाला वैल्यू, अब यहां पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, ये वाला वैल्यू आपको 40 दिया गया, यहां से यहां तक की वैल्यू कितना दिया गया, 40 सेंटीमीटर, ठीक है, याद रखिएगा चीजों को। उसके बाद पी एस बराबर 48 दिया गया है, यानी कि पी से एस की दूरी यहां से ये कितना है, 48 है, ठीक है, 48 है। तो x का मान क्या होगा, x का मान पूछा गया, त्रिज्या इसमें कितना है कि एक x सेंटीमीटर त्रिज्या है और एक दूसरा का 26 सेंटीमीटर है। तो छोटा वाला वृत्त, अगर मैं यहां पर बड़े वाले वृत्त की बात करूं, ठीक है, तो ये केंद्र है मेरा, मान लेते हैं यहां से, तो यहां से अगर एक लंब डाल दिया जाता है, मान लेते हैं यहां पर, तो सभी को क्या करेगा, अगर बड़े वृत्त की बात करें तो इसी जीवा पर, अगर मैं सबसे पहले तो आप बड़े वृत्त का बात कर लेंगे, ये छोटे वाले को अभी भूल जाइए, ठीक है। छोटे वृत्त की त्रिज्या तो x है, इसी का मान निकाला, तो बड़े वृत्त का त्रिज्या कितना है, 26 सेंटीमीटर। तो एक काम न करेंगे, बड़े वृत्त यहां पर है, तो यहां से अगर त्रिज्या को हम यहां पर मिला देंगे, ये तो ये मेरा कितना है, ये कह रहा कि यही मेरा 26 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये मेरा त्रिज्या 26 सेंटीमीटर है। इतनी सी बात समझ में आया कि नहीं आया। यहां पर जो केंद्र से होकर जीवा पर एक लंब डालेंगे, तो इसको क्या करेंगे, इसको दो बराबर भागों में तोड़ देगा, दो बराबर भागों में तोड़ देगा। तो ये बड़े वाले वृत्त की बात कर रहे हैं, बड़े वाले त्रिज्या ये है 26, ठीक है। तो ये जो P और S की दूरी यहां पर कितना 48 है ना, तो ये आधे आधे कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक के, यहां से यहां तक आधा हो जाएगा, यानी कि 24 दूने 48, यानी कि यहां से यहां तक की वैल्यू तब कितना हो जाएगा, अगर आप देखेंगे तो इसको हम अभी मिटा देते हैं, तो अब यहां से यहां तक की वैल्यू कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां पर तो एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, एक ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है। तो ये वाला भुजा पता है, ये वाला भुजा पता है, तो इसको आप निकाल सकते हैं। आप बोलेंगे भैया बिल्कुल निकाल सकते, क्यों नहीं निकाल सकते, और इसका मान आपको पता करना ही होगा, तभी आप इस पर जो x का त्रिज्या यहां पर छोटा वाला डाला गया ना, यहां पर ये जो त्रिज्या है ना, ये वाला, इसी का मान को आपको निकालना है। तो इस मान को निकालने के लिए आपको इस मान को निकाल देंगे, और इसका मान छोटा वाला त्रिभुज से ही, ये पूरा का पूरा 40 है, तो इसका आधा 20 हो जाएगा, यानी कि यहां से 20 हो जाएगा, और ये वाला अभी यहां से हम पता कर लेंगे, तो ये वाला निकल जाएगा। इतनी सी बात अभी आपको समझ में नहीं आएगा, कोई बात नहीं, यहां पर समझ लीजिए। अगर ये 24 है, ये 26 है, 2 से काटूं तो ये कितना बार में जाएगा, 12 बार में, 2 से जाएगा 13 बार में, तो 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता है। आपको पता है कि नहीं, 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता है। तो सभी 12 का ये 2 गुना है, 13 का 2 गुना है, तो 5 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसी बात को तो मैं आपको समझा रहा था, तो 10 हो जाएगा, यानी कि ये वाला भुजा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10, ठीक है। ये वाला भुजा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इतनी सी बात आप समझ पाए या नहीं पाए वो बताना आपको बहुत जरूरी है। ये वाला भुजा आपका कितना हो जाएगा, 10 यहां पर आएगा, ठीक है, 10, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी कितना हो गया, 10 हो गया। अब आप छोटे वाले वृत्त, अब बड़ा वाला तो कोई काम ही नहीं है, बड़ा वाला से इस भुजा का मान को निकाल लिए। अब छोटे वाले वृत्त को अगर आप देखेंगे, तो छोटे वाले वृत्त यहां से यहां तक की दूरी जो है ना, Q और R, ये कितना है, 40 है। देखिए क्यू आर 40 दिया गया है, तो यहां से ये जो लंब डाला गया, तो ये आधा हो जाएगा, ये आधा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और ये 10 है, ये 20 है, ये 10 है, तो ये कितना होगा, कितना होगा मेरा भैया बता दीजिए आप। तो देखिए जब भी लंबा वाला भुजा चाहिए x बराबर, तो पाइथागोरस क्या कहता है, ट्रिपलेट पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि इसका वैल्यू चाहिए, तो इसका स्क्वायर करके इसका स्क्वायर करके दोनों का मान को जोड़ के अंदर रूट में, ये चीज आपको शुरू से बता रहे कि नहीं बता रहे। तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 400, ठीक है, और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, तो टोटल हो गया मेरा यहाँ पर अंडर रूट में 500 हो गया। 500 का रूट आपका निकालते हालत खराब हो जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे 100 गुना 5। अब 100 का तो मान आपको पता है कि 10 होता है, √5 है, तो √5 का निकलेगा नहीं, अर्थात ये वाला त्रिज्या का मान जो होगा वो 10√5 होगा। अब मैं फिर से आपको एक बार समझा देता हूं, ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूं, क्योंकि उम्मीद कर रहे हैं शायद आप नहीं समझ पाए होंगे, लेकिन मैं कोशिश करता हूं और एक बार आपको चीजें, ठीक है। दो संकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है एक वृत्त के अंदर दूसरा का वृत्त, ठीक है, जिस पर x सेंटीमीटर आपको वैल्यू चाहिए, x जिस पर दो त्रिज्याएं हैं x और दूसरा का है वो 26, तो 26 बड़ा वाला होगा, बिल्कुल सा बात है, ठीक है, बड़ा त्रिज्या। तो PQRS कह रहा था कि PS जो है ना वो बड़ा वाला है, PS की जीवा
लंबाई जीवा, ठीक है। और क्यू आर छोटे वृत्त की है तो क्यू आर मैंने छोटा लिया, 2 यहां पर क्यू आर आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद यदि पी क्यू आर तीनों एक ही साइड पे है, सीधी रेखा है, तो क्यू आर बराबर दिया गया था यहां पर 40, ठीक है, क्यू आर बराबर 40 दिया गया था और पी एस बराबर 48 दिया गया था। तो एक्स का मान पूछा था, एक्स का मान यानी कि एक्स की त्रिज्या, छोटा वाले वृत्त की त्रिज्या का मान कितना होगा वो आपसे डिमांड किया गया था हमसे, ठीक है। ठीक बात है कि नहीं? तो आराम से हम निकाल पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा, ठीक है। अब आप इसको कैसे निकाल पाएंगे भैया? देखिए एक बात को समझिए, जैसे इसका वैल्यू हमको चाहिए था तो सबसे पहले तो इसका वैल्यू हमें पता करना होगा, पता करना। ये अगर पूरा 40 है तो इससे तो हम कह सकते हैं 20 है, और सवाल में इसका मान, एक त्रिज्या का मान 26 दे रखा था, तो यहां से इसका मान हमने निकाल लिया, क्योंकि इसका मान नहीं जब तक निकाल लेंगे तब इसका मान हम कैसे निकालेंगे। इसीलिए यहां से हम पाइथागोरस प्रमेय का अप्लाई करके ले लिए कि ये 22 था, ये 26 था, ये 24 था, तो ट्रिपलेट बन जाएगा 2 से 13 बार में, 2 से 12 बार में, तो 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता है। लेकिन ये 13 का भी 2 गुना है और ये 12 का भी 2 गुना है, तो 5 का भी 2 गुना 10 हो जाएगा, यानी कि अर्थात इसका वैल्यू तो आपको 10 यहां पर लिख ही दिए हैं, इसका वैल्यू आपको 10 यहां पर दिख रहा होगा, मैं यहां पर लिखता हूं 10, ठीक है 10। तो अब एक चीज बताइए, आप छोटे वाले वृत्त पर आ जाते हैं, इस वाले वृत्त पर काम कर दिए हम, इस वाले वृत्त की जीवा की जो लंबाई है वो आपको दे रखा है कितना, 40। तो अगर पूरा 40 है, एक बीचों बीच जो बाइसेक्ट करेगा इसको 2 बराबर भागों में बिल्कुल करेगा, तो पूरा अगर 40 है तो ये मेरा 20 होगा, ये 20 है और ये 10 है। तो आप बताइए, अगर मान लेते कि इस प्रकार से कोई चीजें हैं भैया, ये अगर 20 है और ये 10 है, तो इसको नहीं निकाल पाएंगे क्या? बिल्कुल निकाल देंगे यार। बड़ा वाला भुजा चाहिए तो दोनों छोटा वाला का स्क्वायर करके अंडर रूट में जोड़ना पड़ता है। अरे बाबा, अगर ये मेरा मान लेते कि कुछ भी है, ए बी और सी है, तो बीसी निकालना है, तो बीसी, तो बीसी स्क्वायर बराबर क्या होगा यहां पर, मतलब बी ए स्क्वायर, बी ए का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, एसी का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर, और इसी को अंडर रूट कर देंगे, ये स्क्वायर हटेगा तो उधर अंडर रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। तो उसी को किया है, तो बी ए मतलब क्या होगा, बी ए यानी कि 10 का स्क्वायर 100 और 20 का स्क्वायर 400, तो 400 एक 500, 500 अंदर रूट में, तो 500 को मैंने 100 गुना 5 लिख दिया, तो 100 का रूट हमें आसानी से पता है कि 100 का रूट 10 निकलता है, 10 गुना 10 बराबर 100, और 5 मेरा बाहर आ गया, ठीक है। तो उम्मीद करें इसको आपको प्रैक्टिस करना है, एक बार, दूसरा बार, तीसरा बार आपको समझ में आ जाएंगी चीजें, ठीक है। आई होप चीजें आप समझ पाए होंगे। अगले सवाल पर बात करते हैं। आपको लगा होगा कि इतनी बड़ी चीजें, लेकिन आप जब करेंगे तो उतना बड़ा नहीं बनेगा, आपको फटाफट दिमाग में काम आएंगे, फटाक से 2 संकेंद्रीय वृत्त दूसरा का पूछा गया तो दिमाग में काम आ जाते हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए इस सवाल को देखिए, इस सवाल को आप नहीं भी कीजिएगा, इस सवाल इस शिफ्ट में, जितने 4 शिफ्ट में 4 सवाल इसका होने वाला है, और इसको आप मुंह जवानी बता सकते हैं, और उम्मीद है कि इस सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप पढ़ रहे हैं बेहतरीन तरीके से, ठीक है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो कसम से यार आप बता पाएंगे इस सवाल को, ठीक है। बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, वही जीवा सीडी की लंबाई पूछा गया, इसको आपको बताना है। अगर नहीं बनेगा तो फिर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ऐसे इसका आंसर 28 होने वाला है, अब कैसे होगा वो आपको बताना है, ठीक है। त्रिज्या 14 है तो क्या पूछा गया, तो इसकी लंबाई 28 ही होगा, ठीक है। आप बताइएगा कैसे होगा, बता दीजिएगा। अब आ जाते हैं, इस सवाल को तो हमने कर ही दिया उससे पहले, ठीक है। अब इस सवाल को देखिए, इस सवाल मेरा क्या कहता है, सवाल कहता है कि किसी त्रिभुज आर एस टी में भुजा एस टी पर जेड एक बिंदु है और एच एस एस जेड बराबर टी जेड है, यदि एंगल आर जेड एस बराबर 90 डिग्री है, तो आर एस 10 सेंटीमीटर है, तो आर टी का मान क्या होगा। यानी कि एक त्रिभुज बोला गया है, इस बार एक त्रिभुज इस प्रकार से बोला गया है, ठीक है, इस बार प्रकार से बोला गया है, इसका नाम है आर एस ओ टी, ठीक है, आर एस टी। एस टी पर एक जेड बिंदु है, एस टी पर एक क्या है, जेड बिंदु है। अगर मान लेते कि यहां पर एक जेड बिंदु है, जेड ले लिया, उसके बाद एस जेड बराबर है किसका, जेड टी का, ठीक है। यदि एंगल क्या है, एंगल आर जेड एस, यानी कि एंगल ये वाला कोण 90 डिग्री बता रहा है, तो यहां से लंब डाला गया होगा, तो ये मेरा 90 बन गया, 90 बन गया। तो आर एस बराबर 10 है, आर एस बराबर 10 है, तो पूछ रहा कि आर टी बराबर कितना होगा, तो ये भी 10 हो जाएगा। ये कैसे हो रहा है, ये आपको पता होगा कि नियम होता है समबाहु त्रिभुज का, कि अगर ये तो एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, ये एक माध्यम मीडियन है, मीडियन में 90 डिग्री का कोण बना है, ठीक है, तो ये भी अगर बराबर है यहाँ पर, तो समबाहु त्रिभुज का सभी भुजाएं बराबर होती है, तो अगर ये 10 है तो ये भी मेरा कितना होगा, 10 ही होगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। बाकी आपको थ्योरी में हम एक बार बता देंगे कि ये चीजें कैसे होंगी, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होता है कि नहीं होता, आप ये बताइए, ठीक है। तो ये अगर लंब है तो ये 10 है, तो ये भी मेरा 10 ही होता है, ठीक है। उम्मीद करें ये छोटी सी बात आप समझ पाए होंगे।
अगला सवाल देखिए, अगला सवाल मेरा क्या कहता है, इस सवाल को देख लीजिए कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज, तो हम समकोण त्रिभुज का एक निर्माण कर देंगे इस प्रकार से, पी क्यू आर, यानी कि पी ये है, ये क्यू है, ये आर है, समकोण बोल रहा है तो समकोण हमको लेना पड़ेगा। उसके बाद एक समकोण त्रिभुज है, एंगल क्यू बराबर 90 डिग्री, ये मेरा 90 है, कोई शक नहीं है इसमें। तो पी क्यू बराबर 12 है, पी क्यू कहाँ के भैया, ये है 12 आपका 12, और क्यू आर 5 है, तो क्यू आर 5 है, ठीक है, तो क्यू आर 5 है, तो कॉट पी यानी कि आपको ये वाला एंगल का मान चाहिए कॉट पी, और टेन आर का भी मान चाहिए, तो टेन आर का वैल्यू ये भी होगा, तो इसका भी वैल्यू चाहिए। तो इस वैल्यू को दो तरीके से आप निकाल सकते हैं, एक तो एक ये जो दिया गया है ना कि कॉट पी माइनस टेन आर, अगर मैं आर को ऊपर ले जाऊं तो यहां पर क्या बचेगा, कॉट पी बराबर बचेगा टेन आर, और ये बराबर कब होगा, जब दोनों एंगल का जोड़ क्या होता है, 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। तो कॉट पी, और यहां पर 10 को क्या लिख सकते हैं, कॉट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कॉट पी बराबर 10 आर लिख सकते हैं। तो कॉट पी के जगह पर हम क्या लिखेंगे, यहां पर 10, कॉट पी के जगह पर क्या लिख सकते हैं 10 आर, और माइनस का 10 आर, तो 10 आर कट जाएगा तो क्या बचेगा, 0 ही बचेगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ये कैसे हुआ पता है, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं कि ये कुछ कंडीशन होता है कुछ इस प्रकार से कि कॉट पी बराबर 10 आर हम लिख सकते हैं, कब लिखेंगे उसको भी मैं यहां पर बता देता हूं। जैसे हम यहां पर लिख सकते हैं कि साइन ए बराबर कॉस बी हम लिख सकते हैं, ठीक है, और देखिए टेन ए बराबर हम कॉट बी लिख सकते हैं, कॉट बी, ठीक है, और कहते हैं सेक ए बराबर कोसेक बी लिख सकते हैं। ये कब लिखेंगे, जब ए और बी का मान 90 डिग्री होगा, ए और बी को जोड़ने के बाद 90 होगा, तब ये ऐसा काम हो सकता है, ठीक है, ए और बी, ए प्लस बी इक्वल टू 90 होगा, तभी ये चीजें बराबर होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहां जो सवाल दिया गया था मेरा, एक बात को समझिए, यहां पर कॉट पी दिया गया कि नहीं दिया गया, कॉट पी माइनस का 10 आर दिया गया, ठीक है, तो कॉट और आर का तो रिलेशन बनता है, तो इस 10 को मैंने ऊपर टी भेज दिया, तो क्या हो गया, आप बोलेंगे हुआ कुछ नहीं है, एक ही बात यहां पर हुआ है कि देखिए यहां पर जो ये जो है ना, ये कॉट पी ये बराबर हो जाएगा यहां पर 10 आर का, यानी कि या तो 10 आर के जगह पर हम कॉट पी बैठा सकते हैं, या तो कॉट पी के जगह पर 10 आर बैठा सकते हैं। ये कब होगा, जब एंगल का मान 90 डिग्री होगा। अगर एंगल का मान पूछेगा कि ये स्थिति कब आता है, तब आपको याद रखना है कि ये स्थिति तब बनेगा जब एंगल का योग 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो या तो कॉट पी के जगह पर 10 आर बैठा देते हैं, तो ये कॉट पी जो है ना, अब कट गया, अब नहीं आएगा, हाँ आ गया, ये जो कॉट पी है ना, इस कॉट पी को हम रहने देते हैं, ठीक है। इस 10 आर के जगह पर हम क्या लिखेंगे, कॉट पी ही, तो माइनस कॉट पी लिख सकते हैं, तो ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, 0, तो यहाँ पर बचेगा, तो 0 आंसर हो गया। अब यहाँ पर भी हम आपको चीजें बताते हैं, और ये 3 कंडीशन में अप्लाई होते हैं, इस बात को आपको याद रखना है कि साइन ए कॉस बी 10 और कॉट में होता है सेक और कोसेक में आएगा, लेकिन दोनों का एंगल अलग अलग होगा, दोनों को जोड़ने के बाद 90 आना चाहिए। एंगल का मान पूछेगा तो याद रखिएगा 90 होता है, ठीक है। अब आ जाइए, अगर मैं इसको मान लेते कि आपको उस समय उतना दिमाग नहीं लग रहा, अब वैल्यू बना करके निकालेंगे, तो ये तो एक पाइथागोरस मतलब ये क्या है, आप बोलेंगे इसको मैं अभी मिटा देता हूं, ठीक है, ये चीजें आप समझ गए ना, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, थोड़ा सा पीछे करके काम आता है बहुत ज्यादा। तो देखिए ये चीजें तो आप समझ पा रहे होंगे ना भैया। एक बात बताइए, ये तो समकोण त्रिभुज है, ये 5 12 तो ये 13 है, ठीक है। तो कॉट पी, कॉट बराबर क्या फॉर्मूला होता है, कॉट 10 का उल्टा होता है, तो 10 बराबर होता है मेरा पी बाई बी, तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा, कॉट बराबर ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि बी बाई पी हो जाएगा, लेकिन कॉट यहां से लेने बोला है पी, तो इस एंगल से मान लेंगे ना, तो ये वाला पी होगा और ये वाला बी होगा, ठीक है, ये वाला पी होगा, ये वाला बी होता है। यहां से अगर देखेंगे तो ये मेरा पी होता है, ये मेरा बी होता है। बाकी हाइपोटेनियस जिंदगी में कभी नहीं बदलता, ये दोनों चीजें बदलता रहता है, ठीक है। तो इस एंगल से अगर देखेंगे तो इसका सामने भोला भुजा लंब होगा, तो नीचे 5 है, क्योंकि पी मेरा नीचे है, कॉट की निकाल रहे हैं, और ऊपर 12 हो जाएगा, ठीक है। बीच में माइनस है तो माइनस। अब 10 आर, यानी कि 10 आर इस कोण का वाला मान चाहिए, तो 10 आर से देखेंगे तो पी बाई बी लंब बट्टा आधार, तो आर से इसको देखेंगे तो यहां पर आर बन रहा है मेरा 12, और नीचे बन रहा है कितना, आधार कितना 5, और बराबर क्या होगा, अगर ये कट जाएगा दोनों प्लस माइनस तो 0 बच जाएगा, अर्थात इसका आंसर 0 हो जाएगा। इतनी सी बात आपको समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में एकदम बोल दीजिएगा कि भैया यार चीजें समझ में आ रहा है, और नहीं आ रहा तो फिर भी आपको बताना है कि नहीं आ रहा है भैया, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अब बताइए इस सवाल को आप बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, वो आप पर हम छोड़ते हैं, लेकिन आपको बनाना है। मैं आपको यहां पर बताता हूं, 10f बराबर 15/8 दिया गया है, 10f बराबर 15/8, यानी कि 15 जो ये 10 दिया गया है, ये मेरा p का वैल्यू है और ये मेरा b का वैल्यू। बोले आपको कैसे मालूम है, हमें पता है कि tan थीटा बराबर अभी क्या होता है, p बाई बी होता है, तो p और b है,
साइन शेप कॉस में आंसर चाहिए आपका, तो पी बी एच की मान की कमी है, तो ये 8 15 17 का ट्रिपलेट बनता है, तो एच बराबर 17 हो जाएगा। इसमें कोई शक है क्या, बताइए आप। 8 15 17 का ट्रिपलेट बनता है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर पी बाई एच। पी का मान 15 है तो 15, एच मेरा कितना है 17 है, बीच में प्लस। अब कॉस बी बाई एच, बी मेरा 8 है और नीचे एच बराबर 17 हो जाएगा, तो नीचे सेम रहता तो 17 और 15 8 कितना हो जाएगा 5 20 और 3 23, तो 23/17 जहां पर देख पा रहे हैं वही आपका सही उत्तर हो जाएगा ये वाला। इतनी सी बात आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए वो भी आपको बताना है, ठीक है। उम्मीद करें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, सब सवाल आपके 3-4 शिफ्ट में, ये तो 4 नंबर चल रहा है, इसके आगे कल भी लाएंगे परसों भी लाएंगे तो हो जाएगा चीजें, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, क्या बताया था कि साइन ए बराबर कॉस ए, साइन बी बराबर कॉस ए कब होगा। देखिए अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं कि साइन बी तो यहां है, ये माइनस के ऊपर ही जाएगा, तो कॉस यहां पर क्या हो जाएगा कॉस ए, तो साइन ए कॉस, साइन बी कॉस ए बराबर कब होता है, जब ए प्लस बी का मान 90 डिग्री होता है, तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है। मैंने आपको अभी अभी थोड़ा देर पहले बताया कि ये चीजें बराबर आपस में कब होगा, जब ए प्लस बी का मान 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें डायरेक्ट सवाल पूछ लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होता, सवाल में डायरेक्ट पूछ लेगा, अगर आपको याद है तो फटाक से बता पाएंगे, तो इसीलिए थोड़ा चीजों को देखते रहिएगा, इस सब चीजों को, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है, इस कंसेप्ट के ऊपर भी सवाल हमने कराए हैं कि ए स्क्वायर बटे ए भूल के अलावा ये लिखेगा ही नहीं रे, हमारे घर में एगो पागल है, ठीक है, मतलब टाइपिस्ट को क्या कहूं मैं, क्या करके मानेगा कुछ पता नहीं। यहां पर भी ये सवाल थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है, माफ कीजिएगा। यहां पर 4 है, टाइपिस्ट मेरे को डुबा के ही छोड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, ठीक है, ये 4 है। देखिए सवाल क्या कहता है कि यदि ए के पावर में 4 प्लस 1/4 के 1/a के पावर में एक बराबर 194 है, तो ए के पावर में 6 प्लस 1/a की क्यू का मान कितना होगा। तो इसको एक काम करते हैं, इसको तोड़ देते हैं, तो ए की पावर में 6 है, इसको अलग अलग करेंगे तो ए की पावर में 3 प्लस 1/a की पावर में 3, ठीक है। तो इस 3 से 3 पावर घटेगा, घट जाएगा तो क्या बचेगा, मतलब कट जाएगा, तो ए के पावर में 3 प्लस 1/a की पावर में क्यू। आज इसका आपको फॉर्मूला पता है कि नहीं पता, कि जब इस प्रकार से चीजें रहता है कि एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू, तो आपको पता है कि इसका फॉर्मूला क्या था, एक्स क्यू माइनस 3x, ठीक है। ये चीजें आपको पता होगा, शुरू दिन पढ़ाए हैं। जब हमको x के पावर में 4 प्लस 1/x के पावर में जब 4 रहता है, 4 रहता है, यहाँ पर वैल्यू कुछ भी रहे, इससे हमको स्क्वायर वाले पार्ट में आना होता है कि x प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू लाना है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जो भी वैल्यू रहता है उस पर 2 करके अंडर रूट लगा देते हैं, ठीक है। और इससे अगर मैं 1 की मान को आऊँ कि पावर 1 पर आना है, तभी भी क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी वैल्यू इसका रिजल्ट आएगा ना, उस रिजल्ट को लेकर के +2 करके इसका भी अंडर रूट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक के मान आ गया ना, अब क्यू वाला मान आराम से निकाल सकते हैं कि एक्स के पावर में क्यू माइनस, अब हो जाएगा चीजें, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, पहले तो ये पावर का 4 वाला है, तो 4 से हमको 2 पे आएंगे पहले, तो ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, तो कितना 194, ये बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 194 है, 2 जोड़ेंगे 196 का रूट कितना निकल जाता है 14, ठीक है। अब ये चीजें यहाँ पर हो गया। अब इससे पावर में 1 आना है, तो a प्लस 1/a करेंगे, तो इसमें भी 2 जोड़ेंगे, 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 का रूट लगा देंगे तो निकल जाएगा 8 आपका, माफ कीजिएगा 16 का रूट कितना निकल जाता है 4 निकल जाता है, ठीक है। अब आपको क्या वैल्यू चाहिए, अब ये वाला वैल्यू चाहिए एक्स क्यू, यानी कि ए क्यू बटे 1 ए क्यू प्लस 1/a क्यू का वैल्यू। तो उसके जगह पर क्या करते हैं हम लोग, ए की क्यू लगाएंगे, ए की क्यू -3a, तो ए का वैल्यू आपके सामने कितना है, ठीक है 4 है, तो 4 की क्यू कितना हो जाएगा, 4 16 16 चौको 64, 64 माइनस 3 4 हो जाएगा 12। अब इसको घटा दिए, 4 में से 2 जाएगा तो 2, 6 में से 1 जाएगा तो 5, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 52, ठीक है, 52 हो जाएगा। कोई बात की समस्या, आपको दिक्कत दुविधा, क्योंकि पावर 4 है तो 4 से पहले 2 पे आएंगे, 2 से 1 पर। मैंने आपको ये चीजें याद करा दिया एक बार कि ऐसे ऐसे काम होता है, ठीक है। बाकी आप बैठेंगे करने तो इतना करने की जरूरत नहीं है, शुरू में कर रहे हैं तो एक बार क्या कीजिए कि सभी चीजों को लिखिए, ताकि आपको आदत हो याद हो जाएगा दिमाग में, तो इतना चीजें लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, फिक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, अब आगे सवाल को देखिए, ये भी सवाल कोई गजब सवाल नहीं है, बहुत आसान सा सवाल है। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 29 है, तो एक्स माइनस वाई बराबर 3 है, तो 4x वाई का वैल्यू आपसे डिमांड किया गया है। आप एक बात बताइए, आप कुछ मत बताइए यार, क्या कंडीशन रहा होगा कि x माइनस वाई जो है ये 3 है, इस दोनों के जगह पर क्या रख दूं कि मान 3 आ जाए। तो आप बोलेंगे देखिए भैया एक काम करते हैं, इस x के जगह पर हम 5 रखते हैं और y के जगह पर 2 रखते हैं, तो 5 - 2 करेंगे तो आपको 3 मिलेगा,
आप बोलेंगे सही बात है। अब ये कितना दूर सही है ये चीजें बता देगा। जब हम इसका स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो ये वैल्यू अगर 29 देगा तो इसका मतलब x के जगह पर 5 और y के जगह पर हम 2 रख सकते हैं। ठीक है, दिमाग लगाने की x y सबसे मतलब इससे इजी कुछ नहीं हो सकता इस सवाल को बनाने का कि भैया यार x माइनस वाई 3 कैसे होगा, होगा तो होगा कैसे, तो 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 मिल जाएगा। अब ये सही है कि नहीं है यहां पर चेक कर दीजिए। तो x की जगह पर 5 और y की जगह पर 2, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और y का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 25 और 4 29 यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 2 रख सकते हैं हम लोग। तो उसी प्रकार से यहां पर 4 रखेंगे तो 4 गुने x का वैल्यू 5 गुने y का वैल्यू 2, 4 पंचे 20 दुगुने 40, तो 40 इसका आंसर हो जाएगा। बोलिए बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मजा आ गया कि नहीं आ गया वो बता दीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए, ट्रेन का सवाल है। ट्रेन का सवाल मैंने अभी तक आपको एक ओवर नहीं पढ़ाया, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर बहुत आसान तरीके से बता दूंगा। ठीक है, दो ट्रेन, एक की लंबाई 125 मीटर और दूसरी की लंबाई 375 मीटर समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में क्रमशः 81 किलोमीटर प्रति घंटा, पहला वाला 81 किलोमीटर प्रति घंटा से वाला आ रही है, 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ठीक है, उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर एक चीज आपको पता होगा कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक है, तो जब भी एक दूसरे ट्रेन आती है ना, मान लेते हैं इधर से एक ट्रेन किधर गया, इधर से गई और इधर से भी एक ट्रेन आ रही है। ठीक है, तो इसका लंबाई कब होगा? जब ये यहां से पूरा पार कर लेगा यहां तक, ये वाला ट्रेन एकदम मतलब ये दूरी कितना है 125 मीटर लंबा, और दूसरा ट्रेन कितना है 375 मीटर लंबाई है। तो ट्रेन की दूरी क्या होता है? ट्रेन अपने अपने दूरी को पार करता है। ये खुद का मान लेते कि ये दो ट्रेन है, तो इसकी लंबाई कितना दे रखा है? इसकी लंबाई यहां पर 125 मीटर है, दूसरा का 375 मीटर। ट्रेन अपने अपने दूरी को पार कर रहा होता है। ठीक है, तो इसका दूरी को कब लेंगे? जब ये इसके यहां पर इसके पीछे में आ जाएगा इस प्रकार से यहां तक। तो टोटल लंबाई कितना हो गया? इसका दूरी कितना? टोटल लंबाई 125 और इसका 375 बराबर 500, यानी कि टोटल लंबाई कितना हो गया? 500 हो गया। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा ट्रेन जब भी पार करेगा दोनों दूरी के ट्रेन अपने दूरी को ही पार करता है। ठीक है, अपने दूरी को। तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा? क्योंकि समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी मेरा हो जाएगा 500। ठीक है, 500 मीटर में है। उसके बाद चाल क्या है? चाल यानी कि स्पीड, स्पीड क्या है? 81 किलोमीटर पहला वाला, दूसरा का 63 है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है कि विपरीत दिशा में, यानी कि ट्रेन तो विपरीत दिशा में चल रही है, तो विपरीत दिशा में जब चल रहा होता है तो इसका रिलेटिव स्पीड लेना होता है। विपरीत दिशा में या तो साथ में चलेगा तो स्पीड ऑफ रिलेटिविटी लेंगे यहां पर। तो अगर विपरीत दिशा में चल रहा है ना, तो दोनों चाल को जोड़ देते हैं हम लोग। दोनों का जितना भी चाल होगा दोनों को जोड़ देना होता है। और अगर एक ही दिशा में जा रहा है तो कि दोनों को चाल को क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। तो दोनों विपरीत दिशा में जा रहा है तो जोड़ देंगे, तो यहाँ पर 81 और 63 कितना हो जाएगा? 3 1 4 814, यानी कि 144। 144 यहाँ पर क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा में है। आप बोलेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में है, लेकिन ऊपर मीटर में है, मीटर प्रति सेकंड में आंसर भी चाहिए। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड से बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18, और कभी मीटर प्रति सेकंड में रह जाए और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाना हो तो 18/5 से गुना करना पड़ता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे एक झटके में। किस प्रकार से? 18 8 144 हो जाएगा। आप बोलेंगे सही है। उसके बाद इसको काटेंगे तो यहां पर कैसे काटेंगे? इसको काटने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर 5 से इसको काट देंगे तो यहाँ पर 100 बार में चल जाएगा। अब 8 से इसको भगा करेंगे तो पहले 8 एकम 8 दिए। ठीक है, 8 एकम 8 दे दिए तो 2 बचा 20 हो गया। 8 दूने 16 दे दिए। ठीक है, 16 दे दिए तो 4 बचा, फिर जी पॉइंट लग जाएगा तो 8 पंचे 40। ये कितना हो जाएगा? 12.5 सेकंड, यानी कि 12.5 सेकंड इसका समय, 12.5 सेकंड सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करिए ये चीजें आप समझ पाए होंगे। ठीक है, क्योंकि समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितना होता है? दोनों ट्रेन अपने अपने दूरी को ही पार कर रही होती है। ठीक है, और उसके बाद दूरी कितना हो जाएगा? 81 और 63 को लेकर के डिवाइड करके मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दिए, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में था, ऊपर मीटर था, तो आपको मीटर में बदलना पड़ा। ठीक है, इतनी सी बात आप समझ गए होंगे, उम्मीद कर रहे हैं। और ये क्या हो जाएगा? ये मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, ओनली सेकंड बचेगा। इस बात को समझ रहे हैं ना? नहीं समझ रहे? ठीक है, अगले सवाल पर आ जाते हैं। अगला सवाल पर आ जाता है। सवाल मेरा क्या कहता है? देखिए, सवाल कहता है कि मोहित और रोहित ने 4400 में एक काम हाथ में लिया, यानी कि मोहित और रोहित जो भी काम कर रहा है उसको टोटल 4400 रुपए मिले। ठीक है, मोहित अकेले उस काम को 10 दिन में और रोहित कर सकता है, और रोहित अकेले उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करते तो उन्हें प्राप्त होने वाली राशि में कितना अंतर होगा? ठीक है, तो अंतर पूछा गया। तो मोहित एक काम को कितना दिन में? 10 दिन में, और रोहित एक काम को कितना दिन में? 15 दिन में। कुल काम हो गया 30। तो ये इसका 3 इफिशिएंसी, इसका 2, यानी कि
5 काम का पैसा इसको मिला है, दोनों ने साथ में काम किया ना, दोनों ने साथ में काम किया, तो मोहित एक दिन में 3 काम कर सकता है और रोहित एक दिन में 2 काम कर सकता है। और दोनों को पैसा जो बढ़ता है वो इफिशियंसी के अनुसार बढ़ता है कि हमारा कैपेसिटी कितना है उतने के अनुसार हमें पैसा मिलेगा। तो हमारा 3 के अनुपात, हम एक दिन में 3 काम कर सकते हो तो 3 के अनुसार हमको पैसा मिलने वाला है। तो 3 और 2 दोनों में साथ में काम किया तो 5 यूनिट का पैसा, 5 काम का पैसा इन्हें मिला है 4400 रुपए। ठीक है, तो एक का कितना हो जाएगा, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 1। तो इस दोनों का अंतर पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि उन्हें प्राप्त होने वाली राशि में कितना अंतर होगा। तो इसे 3 यूनिट का मान मिलेगा, इसको 2 यूनिट का मान मिलेगा। तो इस दोनों में अंतर कितना है, 1 यूनिट का अंतर है। तो 1 यूनिट का मान कितना है, 880। तो 880, अगर इसका अंतर 2 यूनिट होता तो यहां पर 2 से गुना कर देते, 880 का 2 बार। अगर 3 यूनिट का अंतर होता तो 3 से गुना कर देते। यहां पर 1 ही यूनिट का गैप है तो 1 यूनिट का मान 880 आया, इसीलिए 880 यहां पर आंसर हो गया। ठीक है, इतनी सी बात आप समझ पाए होंगे। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल, देखिए ये सवाल मेरा क्या कहता है, सवाल कहता है कि 9 क्रमबद्ध विषम संख्याओं का औसत 27 है। यदि इन 9 विषम संख्याओं की पिछली और अगली विषम संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो नया औसत, देखिए इस तरीके के सवाल में क्या होता है कि जो जितना औसत दिया गया उतना ही होगा। ठीक है, इसमें 9 आगे जोड़ दिया, पीछे भी 9 जोड़ दिया तो कोई बड़ी बात चेंज नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लेते कि 9 कोई संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 दिया गया तो 1 2 3 4 से यहां पर हटा देंगे, 4 से इधर भी हटा देंगे, तो ये बीच वाला ही तो 27 है। अगर मान लेते कि इसमें और हम इसकी पिछली संख्या की 9 विषम संख्या, इसमें मान लेते कि 3 5 और 7 यहां पर जोड़ दिए। ठीक है, और इसमें मान लेते हैं कि यहां पर जोड़ दिए 9 11 और 13, तो क्या कुछ बदलाव होगा। 3 इधर भी जोड़ा गया, 3 इधर भी जोड़ा गया, छोटे बात में समझ लीजिए, जैसे 9 11 और 13 है। ठीक है, तो इसका औसत तो 11 ही रहने वाला है। अगर मैं यहां पर 5 और 7 को और ऐड कर दूं और यहां पर 15 और 17 को ऐड कर दूं तो क्या कुछ बदलने वाला है, नहीं, क्योंकि इधर से भी 3 हट जाएगा, इधर से भी 3 हट जाएगा, तो बीच में तो यही रहेगा। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होता है, जो औसत दिया जाता है वही औसत हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर 27 ही हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें समझने में, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो बता दीजिएगा। अब देखिए, अब इस सवाल को देख लेते हैं। ये सवाल मेरा क्या कहता है, सवाल कुछ इस प्रकार से है कि 3 संख्याएं 2 3 5 के अनुपात में है। यदि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग 9800 है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। देखिए 3 5 2 3 और 5 इस संख्या है, सबसे बड़ी 2, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग कितना दे रखा है, 9800। लेकिन सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या को हम जब जोड़ रहे हैं तो इसका योग कितना हो रहा है, इसका योग यहां पर होगा 7 और इसका डिफरेंस कितना होगा। अगर अंतर की बात करें, क्योंकि अंतर भी सवाल में पूछा गया है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर, तो 5 में से 2 घटा देंगे तो 3 का अंतर होगा। तो इसका योग 7 यूनिट में 7 है, लेकिन सवाल कहता है कि 7 नहीं 9800 है, तो 7 के बराबर होगा 9800, होगा कि नहीं होगा। तो 1 के बराबर कितना होगा, अगर 7 से इसको भगा करेंगे तो 7 एकम 7, 2 बचेगा 28 होगा, तो 7 चौके 28 यानी कि 1 के बराबर 1400 है। ठीक है, 1 के बराबर 1400 हो गया। तो इसका अंतर पूछा गया था कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर, तो 1 यूनिट का मान 1400 है, तो अंतर कितना है 3 यूनिट, तो 1400 यहां पर गुना कर देंगे तो 1400 बराबर कितना हो जाएगा, यहां पर 4200 हो जाएगा। 3 यूनिट का मान 4200, जो कि ऑप्शन बी नंबर में आपको सही उत्तर झलक रहा होगा। ठीक है, उम्मीद करें ये चीज आप समझ पाए होंगे। अगले सवाल आपके सामने, अगले सवाल आपके सामने आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से कहता क्या, एक पुस्तक के अंकित मूल्य के 8/15 भाग पर बेचने पर 20% की हानि होती है तो पुस्तक के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। दुनिया में इससे आसान और सवाल नहीं हो सकता, 3 बार बता चुके हैं। क्योंकि अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, 8/15 है, तो 15 मेरा अंकित मूल्य होता है, यानी कि MRP 15 हो गया, और उसको बेचा यानी कि SP मेरा हो जाता है ऊपर वाला 8। ठीक है, और अब सवाल क्या कहता है कि 20% की हानि पर बेचता है, 20% की हानि, तो 20% की हानि का मतलब क्या हो गया, 20% का हानि मतलब 1/5, यानी कि 5 पर खरीद करके क्या बेच रहा है, 4 में बेचा होगा, यानी कि क्रय मूल्य तो आपका कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य 5 हो जाएगा यहाँ पर, और बेचा कितना में 4 में है। ठीक है, बेचा कितना में 4 में, तो देखिए SP यहाँ पर कितना है 4 है, यहाँ पर 8 है, तो 4 के मान 8 है, तो 1 के बराबर कितना होगा 2 होगा, 1 के बराबर 2, तो 5 के बराबर कितना हो जाएगा 10। किसका मान पूछा है आपका, MRP अंकित मूल्य और क्रय मूल्य, 15 और 10, यानी कि 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 5 या 15, 5 दूने 10, तो 3:2 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 3:2। ठीक है, ये बात अगर आप समझ नहीं पाए तो यहां पर देखिए क्या होता है ना, आपको कल जो एक सवाल हमने बताया था ना, उसमें आपको देखिए हमने बताया था कि इसको आप रेशियो मेथड से यहां से कर सकते हैं। जैसे यहां पर हम इसको काट देते हैं, अगर CP मेरा ये है 20% का हानि पर बेच रहा है, यानी कि क्रय मूल्य 5 होगा, तो बेचा होगा 4 पे,
1 रुपए के हानि करके, तब 4 पे बेचा होगा। यहाँ पर आप रेशियो वाले कंसेप्ट को लगा सकते हैं, रेशियो एंड प्रपोर्शन वाले, कि इसका घर खाली है तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, इसका घर खाली है तो 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरा 60, क्योंकि इसका मान पता करना है, और ये हो जाएगा 40। तो इसका रेशियो लेना है तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, तो 3:2 हो जाएगा। और मैंने आपको और एक चीज बताया कि ये 4 का तो मल्टीपल है, 4 का ये कितना गुना है, 2 गुना, तो 5 का ये कितना गुना हो जाएगा, तो 5 का 2 गुना यहाँ पर 10 हो जाएगा, यानी कि क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इस बात को समझ पा रहे कि नहीं, कि एसपी मेरा 4 दिया गया यूनिट में, तो यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 8 है, तो 4 का 2 गुना, तो यहाँ पर 5 का 2 गुना 10 होगा। तो ये क्रय मूल्य यानी कि अंकित मूल्य 15 और 10 के बीच में रेशियो निकाल दीजिए, तो 15 और 10 का रेशियो कितना हो जाएगा, 5 तिरिक 15, 5 दूने 10, 3:2। और बाकी आप इसको बैठा करके भी बना सकते हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन वाला सवाल, जो मैंने मेथड आपको बताया कि ये 5 और 4 आए तो इसका घर खाली है, इसका घर खाली, तो इसी नंबर को यहाँ डाल दिया जाता है, इसका नंबर यहाँ पर खाली, तो इसी नंबर को यहाँ पर डाल और गुना करके जो भी पूछेगा वो निकाल देंगे हम। ठीक है, उम्मीद कर आप समझ पाए होंगे इस सवाल को। अगला सवाल क्या कहता है कि एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाता है तो इसके क्रय मूल्य में 5 की कमी की जाती है। जब किसी वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाता है, 10% की हानि पर बेचने का मतलब क्या है, 10% की हानि पर बेचने का मतलब 10 का प्रतिशत वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 का प्रतिशत वैल्यू 1/10, यानी कि अगर क्रय मूल्य यानी कि सीपी मेरा 10 है तो विक्रय मूल्य कितना होगा, इसको हानि पर यानी कि 9 पर बेच रहा है, 10/9, यानी कि सीपी मेरा ये हो जाएगा क्रय मूल्य। 10 रुपए में खरीद कर 1 रुपए का हानि तो 9 में बेच रहा है। लेकिन सवाल फिर आगे क्या कहता है, इसको हम मिटा देते हैं अभी, कि इसके क्रय मूल्य पर 5 की कमी की जाती है और विक्रय मूल्य पर रुपए में 8 की वृद्धि की जाती है, तो इस पर 10% का लाभ अर्जित किया जाता है। वस्तु का वास्तविक विक्रय मूल्य क्या है, वस्तु का वास्तविक विक्रय मूल्य पूछा गया है। इस पर क्या कर रहा है, इस पर इन्होंने क्रय मूल्य पर जो है ना वो 5 रुपए की कमी किया गया है, तो इसको हम कोफिशिएंट मान लेते हैं कि पहला मेरा 10x है, इसमें 5 की कमी कर दिया, और दूसरा ये भी 9x मान लिया है, ये मेरा विक्रय मूल्य है। ठीक है, 10% की कमी हो रहा था ना, इसी स्थिति में हम इसको रेशियो में निकाल दिए कि 10 में खरीदा होगा तो 9 में बेचा होगा 10% की हानि में। इसमें 5 रुपए की कमी कर रहा है, जो भी इसका क्रय मूल्य है उसमें 5 रुपए की कमी कर रहा है। देखिए आरएस में 5 की कमी की जाती है और विक्रय मूल्य में 8 की वृद्धि, तो विक्रय मूल्य में 8 की वृद्धि। इतना करने के बाद इसे 10% का लाभ होता है। 10% का लाभ का मतलब क्या है, अरे बाबा एक सेकंड, 10% का लाभ का मतलब क्या है, कि 10% का लाभ का मतलब क्या है, किसी वस्तु को 10 पे खरीदा तो 11 पे बेचा, 10% का लाभ का मतलब यही है। ठीक है, अर्थात इस वस्तु को खरीदा 10 में, 11 में बेचा, तो यहीं से आपको पता क्या करना है, यहीं से आपको पता करना है वस्तु का विक्रय मूल्य, वास्तविक विक्रय मूल्य, तो 9x का वैल्यू आपको पता करना है। तो यहाँ सब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 11 दाएं कितना हो जाएगा, यहाँ पर कर दूं क्या, पहले एक स्टेप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, 11 दाएं हो जाएगा 110x और माइनस का हो जाएगा यहाँ पर 55। ठीक है, और यहाँ पर बराबर 10 से इसको करेंगे तो 90x, यहाँ पर माइनस प्लस है तो 10 अट्ठे 80। अगर इसको सॉल्व करेंगे ये 90x बराबर के ये पट्टी आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20x होगा कि नहीं होगा, ये घट करके घटेगा यहाँ पर, और ये 80 है और ये 55 उधर चल जाएगा, तो 80 और 20 हो जाएगा 100 और उधर 35, तो बराबर हो जाएगा 135 यहाँ पर होगा। आप बोलेंगे सही बात है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 135/20, यानी कि 135/20, अगर 5 से काटो तो 5 चौका 20, और 5 से काटेंगे तो 5 तिया 5 से काटेंगे तो 5 दूने 10, 3 बचेगा, 5 सत्ते 35। जब 4 से 27 को काट दीजिएगा तो 4 छोके 24, 4 छोके 24, 3 बचेगा, पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, 4 छोके 24, 3 बचेगा, पॉइंट आ जाएगा, 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20, ये आ जाएगा। तो ये मेरा x का वैल्यू आ गया। ठीक है, x का वैल्यू आपने निकाल दिया। आपसे पूछा गया क्या था कि वस्तु का वास्तविक विक्रय मूल्य, तो वास्तविक विक्रय मूल्य मेरा कितना है, 9x है, वास्तविक विक्रय मूल्य 9x। तो x के जगह पर इतना वैल्यू को रख के 9 से गुना कर देंगे। अब बोलेंगे सही बात है, तो इसको अगर 9 से गुना कर दिया जाए, मेरे सामने आप यहाँ पर अगर 9 से गुना कर देंगे तो क्या होगा, 9 पचे 45 के हो, यहाँ पर 5 हाथ में रहा 4, 9 सत्ते 63, 4 67 के 7 हाथ में रहा 6, 9 चौक 54 और 6 हो जाएगा 60, 2 संख्या बाद पॉइंट है 60.75, यानी कि 60.75 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात आप उम्मीद कर रहे समझ पाए होंगे। अगले सवाल पर बात करते हैं, आ जाइए। अगला सवाल देखिए, दुनिया का सबसे आसान सवाल। ये इस तरीके के सवाल हमने आपको बहुत सारे कराए हैं। कैसे कि एक धनराशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में ये 4180 रुपए है। यदि वार्षिक ब्याज 20% है तो धनराशि कितनी होगी। आपको सिर्फ रेट पर फोकस करना है, रेट पर। रेट कितना चल रहा है, 20%। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5, यानी कि ये मेरा
प्रिंसिपल ये अमाउंट, रेट कितना है 1/20, 1/20 का मतलब होता है 1/5, यानी कि 5 से 6 हो रहा है, 5 से 6, 5 से 6 एक साल में, तो दूसरा साल में कितना होगा 5 से 6 हो जाएगा, तो ये मेरा 25 हो जाता है और ये 6 चौक 36 हो जाता है। कितने का अंतर है 5 5 5 6 11, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट। सवाल में किसका मान दिया गया, कंपाउंड इंटरेस्ट का मान दिया गया 4180, तो जब इससे इसको भागा कीजिएगा तो कैसे 11 33 होगा, 11 33 होगा, 33 होगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा फिर 11 8 88 और 0 380, यानी कि 380, तो एक यूनिट का मान हो गया यहाँ पर 380। अब से पूछा गया है कि वास्तविक प्रिंसिपल धनराशि, यानी कि ये मेरा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल यूनिट में कितना है 25, तो इसका 380 गुना करना होगा, तो 25 गुना 0 बराबर कितना हो जाएगा, 25 गुना 0 बराबर 25, 25 अट्ठे 200 के शून्य हाथ मेरा कितना होगा, 25 अट्ठे 200 के शून्य हाथ में रहा 20 आपका, ठीक है, तो 25 या 75 और 20 हो जाएगा 95, तो 95 से इसका मूलधन हो जाएगा जो कि आपका ये वाला। ये बात आप समझ पाए कि नहीं समझे, आप चुटकी में बना सकते हैं कि 2 साल के 2 वर्षों में दिया गया है ना, तो 2 वर्षों में और एक मेथड इसका है जिसको आप कर सकते हैं, और एक भी मेथड है, कैसे आप जान लीजिए। जैसे आपको ये तो पता है, ये प्रिंसिपल हमने शुरू दिन में बहुत अच्छी तरीके से वो बताए थे कि जब भी चक्रवृद्धि में सवाल में पूछा जाएगा तो सारा खेल रेट ऑफ इंटरेस्ट का ही होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि 20% दिया गया है, 20% का वैल्यू 1/5, तो ये नीचे मेरा होता है 5, मेरा प्रिंसिपल होता है 5, और ये होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 5 रुपए में खरीद करके 1 रुपए का ब्याज देगा, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, अमाउंट यानी कि मिश्र धन। तो एक साल में 5 से 6 हो रहा है, तो 2 साल में या तो डायरेक्ट आप इसका स्कोर करके 25 और 36 लिख सकते हैं, या एक साल का ये प्रक्रिया चला तो दूसरा का साल फिर चलेगा, ये आपस में गुना होगा 5 5 25 6 चौक 36। ये यूनिट में मान है कि ये प्रिंसिपल का मान 25 है और अमाउंट का मान 36 है। इस दोनों के गैप हमें ये बताता है कि ब्याज कितना लग रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 11 है, 11 का मान सवाल में दे रखा है 4180, तो 4180 11 यूनिट का मान 4180 है, तो एक यूनिट का मान 380 हो गया। हमसे पूछ रहा था कि धनराशि कितना होगा, धनराशि यूनिट में 25 है, 25 गुना 380 बराबर 9500 हो गया। इतनी सी बात में आपको दिक्कत है तो बताइए, बाकी इसका और एक शॉर्ट मेथड आप समझ लीजिए, ठीक है, इतना हम एक बार साफ कर देते हैं। अब 2 वर्ष का सक्सेसिव क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, सक्सेसिव लगाना पड़ता है, तो 20% का सक्सेसिव क्या होगा, यानी कि एक साल में 20%, दूसरे का साल में 20%, तो 20% का सक्सेसिव 20 20 40 और पॉइंट 20 दूने 40, ये 2 जीरो रहेगा, यानी कि 44% का सक्सेसिव लग गया। इस चीज को आप निकालना जान रहे हैं कि नहीं जान रहे वो बताइएगा, क्योंकि अंतिम में 2 जीरो रहने देते हैं, 2 संख्या, उसके बाद जो भी बचेगा ना वो आके यहाँ पर ऐड हो जाता है। पहला बार क्या करना था, दोनों को जोड़ देते हैं, 20 और 20 40 हो गया, उसके बाद पॉइंट लगा दिए, दोनों का गुना 20 दूने 40 यानी कि 400 हो गया, पीछे से 2 नंबर को रखेंगे, बाकी जो भी नंबर बचेगा उसको सामने वाले से जोड़ देना, तो 44%, यानी कि 2 साल में ये ब्याज 44% है, ठीक है, 44% ब्याज है, और 44% का मान कितना है 4180। ये प्रतिशत में है, ये रुपया में है, यहां से काट सकते हैं आप, बिल्कुल काटेंगे, कितना से काटेंगे, आप बोलेंगे जितना सब काट सकते हैं आप काट दीजिए, तो 11 से अगर मान लेते काटे तो 11 से 4 बार में जाएगा, और आपको मूलधन चाहिए यानी कि 100% का माल चाहिए। प्रिंसिपल अपने आप में मूलधन 100% होता तो किसी करके हमें 100% का माल यहाँ से निकालना होगा, या तो आप डायरेक्ट यहाँ पर देखिए, आप एक चीज यहाँ पर काम करेंगे, तो यानी कि 1% का अगर वैल्यू निकालना चाहिए तो ये नीचे चल जाएगा यहाँ पर, तो 4180 बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, 44 होगा। अब बोलेंगे सही है, तो 11 से काट दिए, 11 चौके 44, 11 से इसको काटेंगे तो कितना बार जाएगा, 11 33, 11 8 88 0, फिर 4 से इसको काटेंगे तो 4 नाम 36, 4 नाम 36, 4 नाम 36, 4 पंचे 20 यानी कि 95। 1% का वैल्यू आपका हो गया 95, तो 100% का वैल्यू कितना होगा, इधर 2 जीरो लग गया है तो 95 में भी 2 जीरो लग जाएगा, तो इसका 9500 आंसर, ये वाला 9500 इसका आंसर हो जाएगा। ये भी बात आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए। सवाल में 2 वर्ष का 20% का 2 वर्ष में 20% का रेट ले रहा है ब्याज, और वही रुपया में आपको 4180 रुपया दिया गया है, तो 20% का सक्सेसिव हमने लगा दिया कि 44% का मान जो है ना वो सवाल में 4180 दिया गया, तो यहां से 1% का मान 380, 1% का मान कितना 95 निकल गया। तो मूलधन अपने आप में कितना होता है, कोई भी संख्या अपने आप में करे मूलधन कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, तो 100% इधर 2 जीरो आएगा, तो 95 के आगे 2 जीरो यानी कि 95 आंसर। इतनी सी बात में आपको परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, इतना एकदम ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल, इस सवाल को आप बना सकते कि नहीं बना सकते वो बताइएगा, ठीक है। एक सवाल कहता है कि एक संख्या को क्रमिक रूप से 20% और 30% बढ़ाने के स्थान पर इसे 22% घटा दिया जाता है, तो परिमाणी मूल्य आवश्यक सही मूल्य का कितना % है। मान लेते कोई संख्या है जिसको हमें नहीं पता 100 है, ठीक है, इस पर पहले
कितने का इंक्रीज किया, 20 का इंक्रीज किया, तो इस पर 120 का इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और इसी संख्या पर फिर 30% का इंक्रीज किया है, तो 30 यहां पर इंक्रीज किया है, तो 120 का 30% कितना होगा, 30/100 हो जाएगा। तो 10 कट जाएगा, तो 12 36, यानी कि इसमें 36 रुपए और इंक्रीज किया है, तो 120 रुपए पर 36 अगर जोड़ दिया जाए तो फाइनल मेरा 156 आएगा। ठीक है, फाइनल 156, यानी कि परिणामी मूल्य क्या है, आवश्यक सही मूल्य का कितना परसेंट है, परिणामी मूल्य आवश्यक सही मूल्य का कितना परसेंट है, यही चीज। ठीक है, तो ये आवश्यक परिणामी मूल्य का, सही मूल्य का, तो ये मेरा सही मूल्य का, और इसमें क्या कर रहा है, देखिए 156 आ गया। अब सवाल क्या कहता है कि इसके स्थान पर इसे 22% घटा दिया जाता है, तो यानी कि यहां पर 22% घटा दिया, तो 100 में से 22 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा मेरा 78। अब सवाल मेरा क्या कहता है, सवाल कहता है कि परिणामी मूल्य आवश्यक सही मूल्य का, आवश्यक सही मूल्य का, आवश्यक सही मूल्य, तो सही मूल्य मेरा 156 है, लेकिन आगे इसको घटाने, उसके जगह पर जब हम 22 रख देते हैं, घटा देते हैं, तो 78 आ जाता है। तो क्या बोल रहा है कि मूल्य का कितना परसेंट है, तो सही मूल्य का कितना परसेंट, तो सही मेरा, सही मूल्य का मतलब 156 मेरा नीचे रहेगा, और आ कितना रहा, 78 मेरा ऊपर रहेगा। प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना करना पड़ता है। ठीक है, अब 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 से इसको काट देंगे तो 50 बार में ये 78 से 78 कट जाएगा, तो 50%, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 50%। इतनी सी बात आप समझ पाए कि नहीं समझ गए। इस सवाल को आपको होमवर्क रहा, इस सवाल को मैं एक बार बता देता हूं। ठीक है, इस सवाल को आप देख लीजिए, इस सवाल को सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होगा, इसको समझ लीजिए आप। इसको तरीका क्या होगा कि ए का मान दिया गया है, बी का मान दिया गया, ए प्लस बी आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ए देखिए, इससे इसको भगा कर दीजिए, तो 18 दूनी 36, 2 पंचे हो जाएगा कितना, 10, तो ऊपर 10 हो गया, नीचे क्या हो जाएगा, 4 तिरिक 12, 4 तिरिक 12, 12 36, 10/3 हो गया। इतनी सी बात समझ में आ गया। ठीक है, इतनी सी बात आपको 10/3 यहां पर आ रहा कि नहीं आ रहा, इतना। अब इसका वैल्यू को देख लीजिए, अब इससे इसको कटेगा नहीं, तो इसका नीचे आ जाएगा, तो 5 तो रहेगा ही, ये भगा गुना में बदल जाएगा, तो गुना में बदल जाएगा, तो 15 मेरा नीचे आ जाएगा, इंटू 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 आ जाएगा, तो क्या होगा, 5 तिरिक 15, तो 5/3 आ गया। यहाँ पर ऊपर वाले बात कर रहे हैं, यहाँ पर यहाँ तक सॉल्व कर दिया, यहाँ पर यहाँ तक सॉल्व कर दिया, यहाँ पर 5/3 आ रहा है। ठीक है, फिर बीच में प्लस है। अब 6 दूगुने 12, 12 में से 5 जाएगा तो बचेगा 7, अब 7 ते 21 और 5 हो जाएगा 26/3, तो यहाँ पर ऊपर में कितना हो गया, 26/3 हो गया ऊपर वाला। अब नीचे वाला सॉल्व करेंगे तो ये 5 चीज को डाइड कर देगा कितना बार में, 3 बार में, 3 बार में, 3 गुने 25 बराबर हो जाएगा 75। ठीक है, ये 75 हो गया, और 2 तिया 6, -6 और +6, ये कट के तो 0 हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आ गया, यानी कि इसके नीचे आ जाएगा 75 आपका। ठीक है, तो ये 75 ऊपर चढ़ जाएगा, तो पहले कितना था, 10/3 और बीच में प्लस, क्योंकि दोनों को जोड़ना है, ए प्लस बी, तो बी का वैल्यू कितना आया, ऊपर चढ़ जाएगा, यानी 26/3 गुना 75। अब आप बोलेंगे कि यहां पर मेरा दिमाग खराब हो जाएगा इसको सॉल्व करने का, कैसे एलसीएम लेंगे, तो नीचे वाले को बराबर करने की कोशिश कीजिए। 3 गुने 75 है, तो यहां भी गुना 75 कर दीजिए, तो ये और ये बराबर हो जाएगा, तो यहां पे गुना 75 कर देंगे, तो 75 तो 750 हो जाएगा। अब नीचे चीजें जब सेम होता है तो ऊपर वाला को सिर्फ जोड़ देना होता है, तो कितना हो जाएगा, 750 और 26, 200, 750 और 20, 770 6, 776 ऊपर में आएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, 3 गुने 75, दोनों सेम है तो एक ही को लिखना होता है, तो 3 5 15 के 5 हाथ 1, 3 7 21 और 1 22, यानी कि 225 आ जाएगा। तो 776/225 आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये वाला कैलकुलेशन। आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए, वो भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। उम्मीद करें आप समझ पाए होंगे, मैंने कुछ भी नहीं किया ज्यादा कुछ। ठीक है, ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या है कि ये दिया गया है, ये 9 से विभाज्य है, तो x का मान पता करना है। 9 से भाज्य होने का मतलब क्या है कि दो संख्या को जोड़ने के बाद जो 9 आएगा उसको हटा देंगे, बाकी जो बचेगा उसको देखेंगे। तो ये x की वैल्यू हमें प्राप्त करना है, तो 5 और 7 जो है ना, ये देखिए 5 और 4 9 मिल जाएगा तो कट जाएगा, 7 और 2 मिल जाएगा तो कट जाएगा। यहाँ पर x बचा और 1 बचा है, तो आखिर x में ऐसा क्या जोड़ दिया जाए, x में आखिर क्या मतलब 1 में x की जगह पर क्या रखेंगे कि ताकि 9 आ जाएगा। तो आप बोलेंगे भैया देखो यार एक तो है ये है, यहाँ पर आप 8 रख दीजिए, तो 8 और 1 हो जाएगा 9, और 9 से पूरा काट जाएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 8। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं आज की क्लास आपको समझ पाए होंगे, जो भी मैंने समझाने का प्रयास किया है। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।